अंक 12, पृष्ठ 19, 20, 21, 22। हिंदी सहित संविधान मान्य समस्त भारतीय अर्थात राष्ट्रीय भाषाएं उपेक्षित तथा अपमानित हैं और अंग्रेजी राज्य शासन पर बैठी देशवासियों की छाती पर मूंग दल रही है। कैसा रहा होगा वह दिन जब हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा प्रदान करके हम गौरवान्वित हुए होंगे। कैसा रहा होगा वह माहौल जो भारत की जनभावना से भरा हुआ होगा। राजा श्री पुरुषोत्तम दास टंडन, डॉक्टर रघुवीर, सेठ गोविंद दास, सिब्बन लाल सक्सेना, धुलेकर, अलगू राय शास्त्री सहित संविधान सभा के अधिकांश सदस्यों ने स्वाधीन भारत की स्वभाषा की अनिवार्यता का प्रतिपादन किया था कि हमारा देश हमारी अपनी भाषा में बोले। वह अपने जीवन को अपना व्याकरण बनाए, अंग्रेजों के गणित में फंसकर गड़बड़ाए और डगमगाए नहीं। तब के लोगों को राष्ट्र की समझ थी, वे अपने देश के आखिरी आदमी के साथ जुड़े हुए थे। उन्हें उसके पांवों की बेवाइयों के दर्द का एहसास था। वे जानते थे कि भारत की अपनी भाषा है, उसका अपना मन है, अपनी आकांक्षा है, सबसे भिन्न अपना एक कालानुभूति जनपद है। यहाँ पर उससे होकर ही राजरथ को गुजरना होता है। उस समय संविधान सभा के अध्यक्ष थे देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बाद में वे गणतंत्र के भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। वह असामान्य रूप से सामान्य और सरल थे और सामान्यता असामान्य। तब राजनीति की भाषा नहीं बिगड़ती थी और न भाषा की राजनीति ही शुरू हुई थी। समस्त कार्यकलाप राष्ट्र के शुभ के साथ संबद्ध थे। संपूर्ण सोच भविष्य को लेकर थी। तभी एक दिन संविधान सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कुछ कहा। उसका सारांश यह है कि हम अपने संविधान का मूल पाठ अंग्रेजी में तैयार कर रहे हैं। इसका कारण भविष्य में कठिनाई हो सकती है। न्यायालयों को संविधान की धाराओं का भाष्य करते समय अंग्रेजी के शब्दों के अर्थ और मुहावरों का संदर्भ समझने के लिए अंग्रेजों की परंपराओं और मान्यताओं में जाना पड़ेगा। न्यायाधीश बनने के लिए अंग्रेजी का ज्ञान अनिवार्य होगा। सही अर्थ और भाष्य करना या कर पाना संभव नहीं होगा। इसलिए यह आवश्यक है कि हम बहस और लेखन भले ही अंग्रेजी में करें, किंतु साथ साथ हिंदी में अधिकृत अनुवाद किया जाए। अपनी भाषा में उपलब्ध होने के कारण संविधान संबंधी जटिलताएं और आशंकाएं समाप्त हो जाएंगी। अपना अधिकृत हिंदी संविधान ही हम आत्मार्पित करेंगे। भाषा की राजनीति। भारतीय संविधान की प्रथम मुद्रित प्रतियों को देखकर ऐसा लगता है जैसे भारत का भावलोक उसमें पूरी तरह रूपायित हो उठा हो। उसके पृष्ठों पर श्री राम, श्री कृष्ण, गौतम बुद्ध आदि भगवत स्वरूप, प्रेरणा पुरुषों और भारतीय प्रज्ञा के प्रतिनिधियों का चित्रांकन किया गया था। उसमें अतीत, आगत, वर्तमान और अनागत भविष्य तीनों की दृष्टि थी। स्वाधीन भारत के जीवन रथ को बहुत ही सहज रूप से अपने लक्ष्य की ओर ले जाया जा रहा था कि उसी समय पश्चिमी सोच का अवरोध आ गया। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित
जवाहरलाल नेहरू के इस कथन और उन्हीं के द्वारा प्रेरित इस प्रस्ताव की अभी नहीं 15 वर्ष बाद हिंदी भारत की राजकाज और संपर्क भाषा का स्थान लेगी। तब तक सभी कार्य अंग्रेजी में यथावत होते रहेंगे। संभवतः यह पहला अवसर था जब भारत के सर्वोच्च मंच पर राजनीति की भाषा ही नहीं बिगड़ी, भाषा की राजनीति का भी जन्म हुआ। बाद में इसी विश्व बीज में से प्रगटा था भाषाई राज्य पुनर्गठन आयोग और भाषा के आधार पर राज्यों की रचना। भाषा के आधार पर राज्यों के निर्माण ने देश का भाषाई विभाजन किया। कांग्रेस ने मजहबी विभाजन स्वीकार किया था तो पाकिस्तान बना था। उसने भाषाई विभाजन स्वीकार किया जो अनेक भाषाई अस्मिताएं राष्ट्रीय अस्मिताओं के लिए राजनीतिक चुनौती बनकर खड़ी हो गई। अति प्राचीन काल से एक और एकात्म देश तमिल, तेलुगु, मलयाली, कन्नड़, मराठी, गुजराती, पंजाबी, उड़िया, बंगला और असमिया बन गया। भारत के सुब्रमण्यम भारती तमिल, बंकिम चंद्र और रविन्द्रनाथ ठाकुर केवल बंगाली हो गए। जयशंकर प्रसाद मैथिली, शरण गुप्त, सुमित्रा कुमारी चौहान, निराला, रामधारी सिंह दिनकर और महादेवी वर्मा आदि केवल हिंदी और उमाशंकर जोशी, दुर्गा भागवत आदि केवल गुजराती तथा मराठी। देश की भावात्मकता को भाषाई जंजाल में उलझा दिया गया। जिस बंगाल से हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का आंदोलन एवं अनुष्ठान आरंभ हुआ था, उसकी राष्ट्रीय दृष्टि को बंगाल तक ही बटोर कर रख दिया गया। जो कार्य तत्काल होना और किया जाना था, जो कार्य संपन्न हो चुका था, 15 वर्ष की इस अवधि में उस किए का अनकिया कर दिया। देशवासियों के मन में क्षेत्रीय भाषाओं और क्षेत्रीयता का विभाजक अर्थात अलगाववादी बीज बोया गया कि हम उससे या उससे भिन्न कुछ विशेष हैं। हमें हमारा हक चाहिए। वनवास के 14 वर्ष पूरे होते ही श्री राम अयोध्या वापस आ गए थे, परंतु 15 वर्ष पूरे होने के बाद हिंदी की दिल्ली वापसी नहीं हुई। 26 जनवरी 1965 को 15 वर्ष पूर्ण होने थे। उसी दिन हिंदी अंग्रेजी का स्थान ग्रहण करने वाली थी। उसका राज तिलक होना था। 1952-53 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के आधार पर निर्मित भाषाई राज्यों की अपनी अपनी अस्मिताओं का अहम आड़े आया। 15 वर्ष से लगातार यह सुनते सुनते कि हिंदी किसी पर थोपी नहीं जाएगी, विभिन्न भाषाई राज्यों के मन में हिंदी के प्रति परायापन और प्रतिद्वंदी भाव पांव जमा चुका था। 26 जनवरी के पूर्व ही देश के विभिन्न राज्यों विशेषकर तमिलनाडु में हिंदी के विरोध में हिंसा, अग्निकांड और आत्मदाह आरंभ हो गया तो दिल्ली से नेहरू जी की चीख, हिंदी को राजकाज और संपर्क भाषा तब तक नहीं बनाया जाएगा जब तक देश के सभी राज्यों की आम राय नहीं हो जाती और हिंदी का राज्यारोहण अनंत और अज्ञात काल तक के लिए टाल दिया गया। वोट और शासन की भाषा। इस समय हिंदी और देश की दूसरी राष्ट्रीय भाषाओं की जो स्थिति है, उससे आवश्यकता और अनिवार्यता नहीं, केवल ऐच्छिकता है। अनिवार्यता है केवल अंग्रेजी।
देश केवल 3% की पठित भाषा अंग्रेजी, शेष 97% पर शासन इसलिए कर रही है कि भारतीय भाषियों ने भाषा को वोट और सत्ता प्राप्ति का सटीक साधन बना लिया है और हिंदी तथा भारतीय भाषाओं के बीच पैदा कर दी गई भाषाई शत्रुता का लाभ उठाकर अंग्रेजी दलाली करते हुए देश पर शासन कर रही है, जिसे और जिन्हें देश का कंठहार होना चाहिए था। जिस और जिन भाषाओं में हमारी देश माता को बोलना था या बोलना चाहिए था, वह और वे भाषाएं तिरस्कृत और अंग्रेजी पुरस्कृत है, तो केवल इसलिए हमारे देश की भाषाओं और भावनाओं का राजनीतिकरण कर दिया गया है। राजनीति के अतिरिक्त हमें कोई और भाषा समझ में ही नहीं आती। यह कैसी विडंबना है कि वोट मांगने की भाषा हिंदी और भारतीय भाषाएं हैं और राजकाज की भाषा अंग्रेजी है। वोट मांगते हैं हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयाली, मराठी, गुजराती, बंगला, उड़िया, समिया और पंजाबी भाषाओं पर शासन चलाते हैं अंग्रेजी में। पूर्णविराम।